नमस्कार, जय माता दी। अभी हमने ओएनजीसी की सीरीज़ पूरी डिस्कस की। ओएनजीसी को 360 डिग्री में हमने अभी देखा है। इसके क्या पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं ओएनजीसी में, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, फॉरेन ट्रांसफर्स के बारे में डिस्कस किया। हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया। बट स्टिल मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने अभी रिसेंटली 15-20 डेज़ पहले ओएनजीसी से रिज़ाइन कर दिया। क्या रीज़न्स रहे मेरे ओएनजीसी से रिज़ाइन करने के, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इवन तो अगर आप ओएनजीसी में नहीं है ना, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और अगर आप अपनी जॉब को या करियर को चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो स्टेप्स हैं ना, ये आप एक बार ज़रूर देखिए, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें कि क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें अपने करियर को बदलने के लिए, जिससे आप अपने लिए बेस्ट सूटेबल करियर चुन सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो में पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके हाँ आप सब लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि मैंने ओएनजीसी से रिज़ाइन क्यों किया और अभी मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। तो अभी मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो करी थी डिसाइड करने के लिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे कैसे उस एक्सरसाइज को फॉलो किया, कैसे लिस्ट प्रिपेयर की और कैसे अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया। आपको सेम एक्सरसाइज अपने हिसाब से करनी है। एक बार इस एक्सरसाइज को देख लीजिए और एंड में इस एक्सरसाइज को सेम आप अपने तरीके से फॉलो करिए और उस बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है फ्यूचर में यहाँ से शिफ्ट करने के बाद। देखिए, जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी ना, ये की थी मैंने 2018 में, तो लगभग अभी मुझे 5 ईयर्स हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। पहले साल जो था मेरा बहुत अल्टीमेट, मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी न्यू सैलरी आना शुरू की। फर्स्ट टाइम जब हाथ में सैलरी आती है इंसान को बहुत मज़ा आता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा विश लिस्ट थी उस टाइम पे, उस विश लिस्ट को मैंने पूरा करने की कोशिश की। तो लगभग मेरी जितनी भी विश लिस्ट थी सब पूरी हो गई, जो मॉनेटरी बेनिफिट से मेरी पूरी हो सकती थी। अब मेरे को डिसीजन था कि मैं अब क्या, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब तो हमें मॉनेटरी चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब मुझे जो मज़ा आना चाहिए ना, वो मेरे काम से आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो आप काम कर रहे हैं, जो आप जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो शायद आप ये जो जितनी भी चीज़ें हैं एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं, एक टाइम का इनका रोल पूरा हो जाता है और अब आपको ये चीज़ एक्साइटमेंट नहीं दे सकती है। आपको एक्साइटमेंट आपके काम से आनी चाहिए। वही चीज़ पेंडिंग रह रही थी मेरी ओएनजीसी में आने के बाद, कि शायद मुझे ऐसा 1 ईयर के बाद लगने लगा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा उतना काम करने में। टेक्निकल सर्विसेज से मेरा थोड़ा सा मन हटना शुरू हो गया। मेरा मन करने लगा टेक्निकल से कहीं नॉन टेक्निकल में शिफ्ट हो जाऊँ मैं। जॉब है, सैलरी देगी ओएनजीसी, तो फुल एफर्ट देता था अपना काम में, बट जो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी मुझे वो काम करने में। मुझे लग रहा था कि मुझे अब कुछ शिफ्ट करना है, मुझे कुछ नॉन टेक्निकल साइड में जाना है। तो मैंने टेक्निकल से मन टोटली हट गया। मैंने उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट 2 मंथ्स तक मैंने यही सोचा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं। मैंने कोई जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लिया। 1 to 2 मंथ्स मैंने टाइम दिया इस चीज़ को सोचने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं दे रही है, बट मेरे को काम में एक्साइटमेंट, काम में मज़ा आने लगे, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले क्या मैंने किया, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका मैंने एक टेबल बनाया। मेरे को लगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक था बिजनेस, मैंने सोचा कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। दूसरा था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी और हमारा गेट और आईएएस का सिलेबस सेम होता है। और मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि ये करो, क्योंकि ये मेरे लिए ईजीएस्ट पॉसिबल वे था अपने करियर को बदलने के लिए। फिर एक ऑप्शन मेरे पास था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी, ये मेरे पास अगला ऑप्शन था, ये वाला। अगला ऑप्शन था मेरे पास नीटी। नीटी जो है वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स में काउंट होता है, टॉप 10 बी स्कूल्स में आता है। और ये भी बहुत इजी ऑप्शन था क्योंकि गेट के स्कोर के बेसिस पे ना ये मुझे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मिल सकता था। बहुत अच्छा बी स्कूल है ये। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एवरेज पैकेज है 15 लाख के अबव ही जाता है यहाँ पे एवरेज पैकेज।
तो और ईजीएस्ट वे था और अच्छा पैकेज था अगर मुझे MBA करनी है तो। MBA करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। उसके बाद ऑप्शन था मेरे पास कि MBA करूं, बट इसके अलावा किसी और कॉलेज से करूं, किसी और B स्कूल से करूं। बट अगर आप किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं ना, तो आपको अब जो शिफ्ट करना है उससे बेटर में ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। अगर मैं MBA करता, IIM A, B और C इनमें से करना पड़ता, जो नो डाउट निकलना बहुत टफ है। एक ये ऑप्शन था मेरे पास। तो जो उसके अलावा मैंने जो ऑप्शन सोचा था अपने लिए वो था कोचिंग। इस भी ऑप्शन को मैंने एक टाइम दिया। ये सारे ऑप्शन जो थे मैंने फाइनली सोच समझ के निकाले कि इनमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैंने एक बार पता कर लिया कि मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है करने को। सबसे पहले मैंने अब डिसाइड किया, बनाया कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय जॉब। इस चीज़ की मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे अपनी जॉब में क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे मुझे शायद से थोड़ा एंजॉयमेंट मिले। सबसे पहला पॉइंट था कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने। मुझे ऐसा कोई जॉब नहीं चाहिए था जिसमें मैं एक आइसोलेटेड वे में काम कर रहा हूँ। शायद जैसे कि कंप्यूटर साइंस में यहाँ वर्क फ्रॉम होम होता है, ऐसा आइसोलेटेड वे में अकेले काम करूँ, मुझे घर के बाहर निकलूँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए था। इसके बेसिस पे मैंने कुछ चीज़ों को बाइफरकेट किया। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट सोचा, जो क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, मेरा मन था कि मेरे जो जॉब हो वो जम्मू एंड कश्मीर में ही हो या उसके आगे पीछे पास में हो। मैं बहुत दूर जाके जॉब नहीं करना चाहता था। जैसे कि अभी मैं ONGC में था, आगे पीछे मेरे लोग ऑफिस जॉब करते थे। मुझे लगता था कि ऑफिस जॉब में लोग अपनी फैमिली से दूर अकेले जाके वहाँ रह रहे हैं, शायद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ भी रह रहे हैं। बट मेरे लिए फैमिली वाइफ और बच्चों से ज़्यादा है। मेरे पेरेंट्स भी हैं और जो कज़न्स हैं, मेरे को सबके साथ रहना ज़्यादा पसंद है, बल्कि अकेले जाके दूसरे किसी स्टेट में रहना। इसलिए मेरा मन था कि मेरी जो जॉब हो जम्मू कश्मीर में ही या उसके आगे पीछे ही कहीं हो। तो जब मैंने और सोचा, मुझे थर्ड पॉइंट मिला, जब हम किसी की हेल्प करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो जब वो सामने वाला खुश होता है उससे और जब वो हमें थैंक यू करता है या हमारे लिए वो उसके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट आती है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ऐसी कोई जॉब हो जिसमें हम दूसरों के साथ लोगों को इंटरेक्ट कर सकें और शायद उसकी हेल्प करने में अगर हमें मौका मिले तो हम ज़रूर उसकी हेल्प कर सकें। हेल्पिंग जॉब। उसके बाद मुझे चलो इतना तो पता चल गया था कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं ना, ये कुछ देर तक ही रहते हैं, उसके बाद इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। अब मान लीजिए आप बेंगलोर या किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं और आप 60 to 70 लाख भी कमा रहे हैं। जितना मेरे को अभी 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस से पता चला है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट 60-70 लाख कमाने वाला पर्सन और जो 30 लाख कमाने वाला पर्सन, उसके लाइफस्टाइल में ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं। हो सकता है प्रोबेबली जो 30 लाख कमा रहा है या जो 20 लाख कमा रहा है वो 10-15 लाख की गाड़ी में घूमे, तो 60-70 लाख वाला बंदा 20-25 लाख वाली गाड़ी में घूमे। ना 30 लाख वाला BMW खरीद सकता है, ना 60-70 लाख वाला BMW खरीद सकता है। जो घर में रह रहे हो, तो घर में भी जो अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो ना, अगर आप तो छोटे शहर में शायद आप हो सकता है 2500 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हो 10 to 15,000 रेंट पे। पर जब आप बड़े शहरों में जाते हो, बॉम्बे में जैसे अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आप 250 स्क्वायर फीट में आप रहोगे, वो भी 50 to 60,000 के रेंट पे। तो जो बड़े शहरों की जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत मुश्किल है। तो इतना हमको बड़े शहरों में नहीं रहना था, बड़े शहरों की लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी मुझे। छोटे शहर में जो कम इनकम वाले हैं वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा खुश हैं इतने बड़े शहरों में रहने के लिए। बस जो 60 लाख कमा रहे हैं उनका दूसरों में नज़र में एक इमेज हो सकता है अच्छी बन जाए कि हाँ उसका इतना अच्छा पैकेज है, बट रियलिटी में अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी नॉर्मली लाइफ जी रहा है। एक जो एम्प्लॉय होता है, वो चाहे किसी भी कंपनी में, एम्प्लॉय कभी भी एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता, उसको एक मिडिल क्लास लाइफ ही जीनी है। अगर वो 60-70 लाख कमा रहा है, मतलब वो उसी टाइप के शहर में होगा जहाँ पे उसको खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो मॉनेटरी
बेनिफिट नॉट इम्पॉर्टेंट। इतना भी बदल के मॉनेटरी बेनिफिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए तो इतना कमाओ कि 1 करोड़ 2 करोड़ हो, अगर आपकी इतनी अर्निंग होनी चाहिए ताकि आपका लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास से ज़्यादा बेटर हो, जिसके लिए आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में सोचना है, अगर आपको चाहते हो कि आपको मॉनेटरीली आप साउंड हो, तो आप एम्प्लॉय बनने का कभी मत सोचिए, आप बिजनेस के बारे में सोचिए, क्योंकि बिजनेस ही आपको एक अच्छा फाइनेंशियली साउंड बना सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगा वो था कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे जाना पसंद नहीं था, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपना थिंकिंग है, मेरा अपना है, सबका नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, वो 9 to 5 के जॉब के नाम पे ना, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले आज के टाइम पे 9 to 9 की जॉब करवा रहे हैं, और पूरा टाइम बंदा डिवोट करता है किसी और कंपनी में, ताकि कोई और थर्ड पर्सन जो कंपनी रन कर रहा है वो थर्ड पर्सन रिच हो सके। हम पूरा का पूरा अपना टाइम डेडिकेट कर देते हैं, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को रिच करने के लिए। तो उसमें भी मेरा इतना मन नहीं था कि अगर रिच होना ही है काम करके तो बिजनेस करो ना, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके किसी और को क्यों अमीर बनाना। तो इसलिए मेरा मन था कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बेटर हमेशा बिजनेस सेक्टर ही रहेगा। हाँ, अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली रिस्क है, रिस्क आपको लेना पड़ सकता है। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपका 21 से लेकर 28 ईयर्स, ये जो एज होती है, ये एज परफेक्ट है रिस्क लेने के लिए। इस एज में आप जितने रिस्क ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि 21 तक जैसे आपके घर वालों ने आपको बोला बेटा बीटेक कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना, तो यहाँ तक आपकी बीटेक ख़त्म हो गई है। इस एज में आपको अभी कोई शादी का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, तो ये एज में आप जितने रिस्क ले सकते हैं ले लीजिए, जितना आपको अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना है करिए। तो अगर आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इस एज में बिज़नेस के बारे में सोचिए। तो अगर आपको फाइनेंशियली साउंड होने का मन है, तो मेरा कहना है कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय बनने से अच्छा है अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचिए। और हाँ, थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, आपके पास एज है तो ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। तो इन पॉइंट्स के अलावा मेरा एक और पॉइंट भी था कि अब मान लो कि ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारा लाइफस्टाइल एक है, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए स्कूलिंग देखनी होती है। मान लो फ्यूचर में बच्चों की स्कूलिंग हो गई, या अपना एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होटल में अगर आपको खाना खाना है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल रखने के लिए एक मिनिमम सैलरी तो होनी ही चाहिए। मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। वो भी मैं चाहता था कि हाँ, अगर मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए एक अच्छा, तो एक मिनिमम सैलरी मुझे चाहिए जो एक अच्छी ऑप्टिमम क्वांटिटी हो। बहुत ज़्यादा नहीं है तो मिनिमम तो होनी ही चाहिए। और भी चीज़ था, बिजनेस भी मैं सोचा था एक बारी, तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मैं कर रहा हूँ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए नहीं, बट इंटरेस्ट के लिए, और मुझे वो काम करने में मज़ा आ रहा है। अगर नो डाउट अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है तो विद टाइम आप फाइनेंशियली भी साउंड हो जाओगे, अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अगर आप उसको इंटरेस्ट से काम करते हो। इसलिए बिजनेस भी वन ऑफ द ऑप्शन था मेरे लिस्ट में। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस में वापस अपने ऑप्शंस पे आया कि मुझे क्या क्या ऑप्शंस चाहिए और मैं क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स मैं वापस इन पे आया। सबसे पहले तो IAS ये मैंने पहले ही कट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि मुझे अब टेक्निकल सर्विसेज में थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था। मुझे पता था इतना कि मैं टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, इवन दो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे था आई थिंक, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा गेट की प्रिपरेशन की, इतना एफर्ट डाला है तो ये सिमिलर सिलेबस होता है तो इसमें करो, बट स्टिल मैंने इसको कट आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैंने जब देखा नीटी का और MBA का, तो नीटी जो था बहुत अच्छा कॉलेज था, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बोला कॉर्पोरेट सेक्टर वाला इशू आ गया है। मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का मन नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं काम करके किसी और दूसरे पर्सन को रिच क्यों ना, अगर काम करना है तो खुद भी जीवन का, उसके लिए मैं बिजनेस करूँगा, क्यों मैं नीटी में जाऊँ।
तो इसलिए मेरा नीटी का ऑप्शन भी क्लोज हो गया। तो IIM ABC जाने के लिए एक तो एफर्ट बहुत लगता है, ये चीज़ जो थी इस चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रही थी, लोग मुझे जाने। जम्मू एंड कश्मीर इसको भी फॉलो नहीं कर रही थी, इन दोनों चीज़ों को ये फॉलो नहीं कर रही थी। जो MBA करके या कॉर्पोरेट सेक्टर में हम जाते हैं, इसमें हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई जानता नहीं है, विद इन हम ऑर्गेनाइजेशन सीमित रहते हैं। तो इसी वजह से मेरा ONGC से भी कभी कभी जॉब शिफ्ट करने का मन करता था, और यही सेम रीज़न मेरा इसमें भी वैलिड होता था। हमें कोई जानता नहीं है इस जब हम MBA करके कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए मेरा इसका भी मन ख़त्म हो गया। एंड में मेरे पास एक ऑप्शन बचा था, ये और कोचिंग। बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और मैंने एक शायद से उस टाइम पे एक बिज़नेस मॉडल भी बना दिया था कि अगर मैं बिज़नेस में घुसता हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, क्या बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। बट फिर मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैंने अपने अंदर क्या मेरी क्वालिटीज़ हैं और क्या मेरे को नहीं कर सकता हूँ, वो भी मैंने खुद को एनालाइज किया। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था कि मैं अच्छा बिज़नेस रन कर सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं कोचिंग में शायद अच्छा हूँ, मैं किसी को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैं अच्छा हूँ। बट बिज़नेस में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने कभी किसी को मेरी फैमिली में बिज़नेस करते हुए देखा नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं था बिज़नेस का। तो एक बिज़नेस से मुझे डर था कि मैं बिज़नेस शायद से अच्छे से ना चला पाऊँ, इसलिए मैंने बिज़नेस वाले ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। उसके बाद ऑप्शन बची ये और ये। कोचिंग वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इवन तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में जाके कोचिंग दे सकता हूँ, पर मुझे मज़ा भी आता है। ये चीज़ मेरे इन चीज़ों को फॉलो कर रही थी, हेल्पिंग जॉब। मुझे टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट था हमेशा से। मुझे लगता था अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे के मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे टीचिंग एक बहुत अच्छी जॉब लगती है। इसलिए मैंने हेल्पिंग जॉब भी है, लोग मुझे जानते भी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा सेम स्टूडेंट्स तो रहेंगे नहीं, आज स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कल न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं। हो सकता है मैं गेट या IAS की कोचिंग करूँ, मेरे कितने स्टूडेंट IAS ऑफिसर बन जाए, तो नो डाउट लोग मुझे जानेंगे। हेल्पिंग जॉब है, फाइनेंशियली भी मिनिमम सैलरी भी है और मिनिमम से अच्छी सैलरी भी है। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो तभी कीजिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट भी था, तो मेरी मॉनेटरी भी मैं साउंड रहता, मुझे लोग जानते भी, हेल्पिंग जॉब भी है। इवन तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, बट स्टिल इंटरेस्ट वाली बात है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था। और नो डाउट सैलरी भी मिनिमम से ज़्यादा ही रहती है, कोचिंग वालों की अच्छी सैलरी मिलती है। तो टीचिंग में मैंने एक अपना ऑप्शन सोचा, बट उसके बाद ये चीज़ इशू आ गया। जम्मू एंड कश्मीर के पास मुझे जॉब चाहिए थी, इसलिए मैंने टीचिंग के बारे में, मेरे को दिल्ली में रहना पड़ता, मैंने सेकंड थॉट्स देना शुरू किए। उसके बाद मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे। ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाने का मेरे को ऑप्शन लगा कि जैसे कि मेरे को गेट का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मुझे गेट का सिलेबस मुझे आता था। आई थॉट कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगा, बट इसमें फिर एक और चीज़ आ गई, ये एक बिज़नेस मॉडल है। तो मुझे लगा कि जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला, बिज़नेस में मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। हो सकता है मैं पढ़ा अच्छा लूँ, बट उसको मार्केटिंग और उन सब चीज़ों में इतना अच्छा ना कर पाऊँ कि मैं उसको, इस ऑनलाइन कोचिंग को एज अ बिज़नेस मॉडल कन्वर्ट कर सकूँ और इसको अपना करियर चूज़ कर सकूँ। तो मुझे लगा ये एज अ हॉबी अच्छा है, इसको एज अ हॉबी यूज़ करूँ, बट करियर नहीं। और इस वजह से मेरे को इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि मैंने इसके लिए सामान भी खरीद लिया। जो आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड देख रहे हैं ना, ये मैंने 2019 में खरीदा था, आज का खरीदा हुआ नहीं है। जिस ट्राइपॉड मेरा फ़ोन लगा हुआ है, ये भी तब का ही खरीदा हुआ है। तो इस वजह से मैंने अपना सब कुछ परचेज़ भी कर लिया, पूरा का पूरा सेटअप भी बना लिया। ये करियर चेंज करने के लिए नहीं, इसको मैं तो हॉबी यूज़ करूँगा फ्यूचर में, बट अभी कोई और करियर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करता हूँ। तो उस वजह से मैंने इस इंटरेस्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया। उसके बाद मैंने जब इस पर आया 2019 प्रोबेबली नवंबर की बात है ये, और अक्टूबर, इस टाइम की बात है, फिर मैंने इसकी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू की कि ये कैसा है। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि एकदम शिफ्ट ऑफ करियर है, एकदम चेंजेस हैं, बिल्कुल भी सिमिलर सिलेबस नहीं है, एकदम न्यू सिलेबस है, तो ये निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। और कंपटीशन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उस वजह से काफ़ी लोगों ने इसके लिए मना किया
बट जब मैंने इसकी अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि मुझे क्या चीज़ अपनी जॉब में चाहिए, तो लोग मुझे जाने ये चीज़ पूरी करती है। लोग नो डाउट आप सबको पता है, जो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं उनको सब जानते हैं, काफ़ी अपने एरिया में उनका नाम होता है। मैं जम्मू कश्मीर में रह सकता था, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। यूपीएससी में कम चांस होते हैं, बट स्टेट पीएससी में तो 100% अपनी स्टेट में ही रहेगा। यूपीएससी में अगर आपको अपना कैडर मिलेगा तभी रह सकते हो, वरना नहीं, वरना स्टेट पीएससी में तो आप रह ही सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आ गया हेल्पिंग जॉब। तो इस चीज़ को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ज़्यादा सर्विस टू द मैनकाइंड और सर्विस टू सोसाइटी किसी जॉब में नहीं है। मॉनेटरी बेनिफिट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मिनिमम सैलरी शुड बी देयर। जो इस सर्विस है इसमें मॉनेटरी आप बहुत ज़्यादा साउंड तो नहीं होंगे, सैलरी मेरी ओएनजीसी से कम ही हो रही थी, बट हाँ ऑप्टिमम सैलरी इसमें है। 7th पे कमीशन जो रखा है उसके साथ हमें अच्छा सैलरी मिल जाती है, तो उस सैलरी से आप अपना घर अच्छे से चला सकते हो। अगर आप मुंबई में हो इतनी सैलरी में हो सकता है आपका घर ना चले, बट जैसे जम्मू कश्मीर में इतने खर्चे नहीं है, तो जितनी सैलरी हमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलती है तो बहुत अच्छी अमाउंट है। कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, हम अपने एफर्ट से किसी दूसरे पर्सन को रिच नहीं बना रहे हैं, बट हमारे एफर्ट से कोई जो गरीब लोग हैं और जो नीडी हैं जिनको रिक्वायरमेंट है हमारी हेल्प की, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि किसी और को रिच नहीं बना रहे। तो ये वाला जो था हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। और हाँ, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर भी था, चाहे वो मैंने AIEEE दिया हो या फिर अभी गेट का एग्ज़ाम दिया हो या IPS का एग्ज़ाम दिया था मैंने। इन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर था। इवन तो इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था, हर चीज़ में डिफरेंस था, बट मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, चाहे वो सिलेबस बदल गया पर स्ट्रेटजी तो सेम है ना। हर एग्ज़ाम की, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एक ही स्ट्रेटजी रहती है निकालने के एग्ज़ाम, और वो स्ट्रेटजी तो सेम रहेगी। तो मुझे खुद में इसको क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और ये मेरे सारे के सारे नेसेसिटीज़ को फुलफिल ही कर रहा है। तो उसके बाद मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सोचा कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और मैंने उसकी तैयारी तक शुरू की। तो अगर मैं आपको बोलूँगा फ्यूचर में कि मेरा बचपन का सपना था सिविल सर्विसेज करना, तो ऐसा नहीं है। 2019 था फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि मैं हाँ सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ, और मैं अपना करियर की शुरुआत इस फील्ड में करना चाहता हूँ। ये सब कुछ चेक करने के बाद, जिसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ लगे थे, इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि हाँ मैं सिविल सर्विस में आऊँगा। इसकी मैंने तैयारी शुरू करी, और फाइनली माइट बी ड्यू टू माई एफर्ट और विद द हेल्प ऑफ गॉड ग्रेस मेरा स्टेट PSC में 53 रैंक आ गया, और इसके बेसिस पे मुझे DSP का पोस्ट मिल गया। तो अब फाइनली मैंने ONGC छोड़ दिया है, ONGC रिज़ाइन कर दिया है, और इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट में मैंने ज्वाइन किया है, और अभी मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में सर्व करूंगा ONGC की जगह। और अब मैं अपने करियर को न्यू वे में शिफ्ट करने वाला हूँ इस न्यू करियर के साथ, जो कि है स्टेट सिविल सर्विसेज में। थैंक यू। तो ये थी वो फुल एक्सरसाइज जिसको मैंने फॉलो किया अपना करियर डिसाइड करने के लिए, और अपना शिफ्ट में किस फील्ड में करना चाहता हूँ उसको डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप भी अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं और अपने लिए न्यू करियर डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस चार्ट को बनाइए जिसमें आप लिख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और उसके बाद लिखिए आपको क्या क्या चाहिए चीज़ें अपनी जॉब में। इन तीनों चीज़ों के बेसिस अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपको क्या क्या चाहिए अपनी जॉब में, इन सब चीज़ों को एक लिस्ट प्रिपेयर करके एक कहीं पे नोट डाउन करिए, और उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर करियर डिसाइड कीजिए। अब मैंने अपना शिफ्ट कर दिया, अब देखते हैं मेरा एक्सरसाइज कितनी सक्सेसफुल जाती है, और जो मेरा न्यू करियर शुरू होने वाला DSP में कैसा जाता है, अब वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। बट हाँ, इस एक्सरसाइज को आप भी फॉलो करें तो डेफिनेटली आप अपने आप को और अच्छे से जानेंगे, और मेरे ख्याल से जितना मुझे लगता है आप वो बेस्ट करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिसके जो अपनी लाइफ में थोड़ा करियर चेंजेस। थैंक यू।